अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नॉवल पढ़ रहे थे जाना, और जिसके राइटर है मिसबा मलिक। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ ये चुलबुला सा नावल आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। है भी गो। रगड़नी पड़ती हैं उल्फत में एड़ियां बरसों, कलेजा चाहिए पत्थर का आशिकी के लिए। मेरी जिंदगी में पहली बार इतनी रैश ड्राइविंग कर रहा था और हर थोड़ी देर बाद माथे को मसल रहा था। मीर की आदत थी जब भी कोई परेशानी हो माथे को बार बार मसलना शुरू कर देता। अभी ऐसा ही हो रहा था। ड्राइविंग के दौरान हाथ बार बार माथे पर जा रहा था। मीर 1.5 घंटे का सफर 45 मिनट में तय करके शहर पहुंचा। इस दौरान मीर का 2-3 बार एक्सीडेंट होते होते बचा, मगर मीर ने अपनी स्पीड कम नहीं की थी। यही वजह थी कि वो कम वक्त में अपने घर के सामने था। मीर गेट खुलने से पहले गाड़ी से उतरकर घर के अंदर भागा। वो सबसे पहले हाना से कंफर्म करना चाहता था कि इसका शक दुरुस्त है या नहीं, इसलिए वह सीधा अपने घर आया। मीर लाउंज में जैसे ही दाखिल हुआ, हाना सामने सोफे पर बैठी थी और दाद पास ही खड़ा था। दाद ने जब मीर को देखा तो भागकर इसके पास आया और कुछ बोलने की कोशिश की, मगर मीर ने सर्द नजरों से इसे चुप करवा दिया। वो चुपचाप चलता हुआ हाना के पास आया। हाना पहले ही दाद से सारी कहानी सुनकर रो रही थी। अब भाई के सर तासरा देकर मजीद अपनी गलती का एहसास हुआ। हाना, प्रियाम किधर है? मीर बोला नहीं, गुर्राया था। भाइयों, मुझे नहीं पता था, हाना हिचकी लेते हुए बोली। हाना, मैंने वजाहत नहीं मांगी, जस्ट टेल मी। प्रियाम, नॉट एनीथिंग एल्स। मीर एकदम से धाड़ा। मीर की धाड़ सुनकर सारे मुलाजिम साकित हुए। हाना तो डर के मारे सोफे पर ही गिर चुकी थी। साईं, थोड़ा रिलैक्स हो। दाद ने हाना की हालत के पेश नजर कहा। दाद, मैं रिलैक्स कैसे हो सकता हूं जब जीने की वजह ही पास नहीं है? दाद, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम तो सब कुछ जानते हो ना। मैं इस छोटी सी लड़की के बिना अधूरा हूं। वो कुछ दिनों में ही मेरे दिल की धड़कन बनने का सबब बन चुकी है, और फिर इसकी गैर मौजूदगी मैं कैसे सुकून से रह सकता हूँ? मीर पहली बार टूट के बिखरा, और हाना और दाद भी पहली बार इसको ऐसे टूटते हुए देख रहे थे, वरना तो हमेशा ही मजबूत रहा है। साईं, भाइयों, दोनों जुबान से बैक वक्त निकला, एक लफ्ज नहीं। बस मुझे यह बताओ, प्रियाम को लेने इसका भाई आया था क्या? मीर वापस अपने पथरीले अंदाज में बोला। जी भैयू, हाना ने बहुत आहिस्ता आवाज में कहा। मीर जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा। जब दाद को अपने साथ आते देखा तो इसे इशारे से रोका। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को अपने बलबूते पर हासिल करूँ, इसलिए तुम हाना के पास रुको। और हाँ, मिस्टर जुवार अफंदी से कहना कुछ महीनों के लिए मेरे सामने ना आए, वरना मेरे हाथों से इसका कत्ल हो जाना है। मीर सर्द लहजे में बोलता हुआ वहां से जा चुका था। दाद हैरत से मीर के अल्फाज पर गौर कर रहा था, क्योंकि इसकी मौजूदगी में पहली दफा हुआ था कि मीर ने अपने दोस्त को इस तरह से बुलाया हो। बाहर से गाड़ी चलने की आवाज पर दाद अपनी सोचों से बाहर निकला। मीर की कामयाबी के लिए दुआएं करता गुड़िया के पास जाने के लिए अंदर की तरफ मुड़ा, क्योंकि गुड़िया इसे भी बहनों की तरह ही अजीज थी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। जवार गुनगुनाते हुए ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब सेलफोन के रिंग ने इसे अपनी जानी मतवज्जा किया। जवार ब्रश ड्रेसिंग पर रखकर बेड की तरफ आया, सेलफोन पर नंबर देकर मुस्कुराया और जल्दी से ओके प्रेस करके कान गया। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है जब बड़ी बड़ी हस्तियां मुझ नाचीज को कॉल कर रही हैं। जवार ने मुस्कुराते हुए बात की, और जवार को तीखे जवाब की बजाय एक सिसकी सुनाई दी। सवार ने हैरत से कान से फोन हटाकर नंबर चेक किया। नंबर तो इसी का था, मगर फिर वो रो क्यों रही है? हाँ ना, क्या हुआ मेरी जान, रो क्यों रही हो, मुझे बताओ। सवार ने बेताबी से पूछा। जवार नाम लेकर फिर सिसकी भरी। हाँ हाँ मेरी जान, मैं सुन रहा हूँ, बताओ, सुबह सुबह अपने आंसू क्यों बर्बाद कर रही हो? सवार ने अपने लहजे में दुनिया भर की नरमी समेटी। हाना तो इसका नरम लहजा सुनकर ही बिखर गई। वो जोर जोर से सिसकने लगी। सवार ने सेकंड की देर किए बगैर कॉल काटी और जल्दी से बाहर की तरफ भागा। इसे कुछ भी करके हाना के पास पहुंचना था, इसलिए बगैर देर के वो गाड़ी व्हाइट विला की तरफ मोड़ चुका था। 10 मिनट में सवार व्हाइट विला पहुंच चुका था। सवार जल्दी से गाड़ी से उतरा और अंदर की जानिब बढ़ा। लाउंज में मुलाजमा से पूछा कि हाना कहाँ है। इसने हैरत से ऊपर रूम की तरफ इशारा किया। सवार भागकर सीढ़ियां चढ़ा और हाना के रूम के सामने जाकर इसका नॉक करके अंदर घुसा। हाना बेड के पास हिचकियों से रो रही थी। नॉक करने के बाद दरवाजे की तरफ देखा। जवार को अंदर आते देखकर मजीद रोने लगे। जवार भाग के पंजों के बल इसके पास बैठा और अपने हाथ से इसके आंसू साफ किए। अब बताओ क्या हुआ है, इतना ज्यादा क्यों रो रही हो? टिश्यू पेपर हाना के हाथ में पकड़ाया और इसे बेड पर बिठाने के बाद खुद सोफे पर बैठा। मुझसे गलती हो गई थी और भाइयों ने मुझे जोर से डांटा, इसीलिए।
हाना ने सूं सूं करके बताया। और हाना से कैसी गलती हो गई? स्वर ने मीर को डांटने वाली बात को इग्नोर किया क्योंकि ये बात वो मीर से ही करना चाहता था। मैंने प्रियाम को जाने दिया, बड़ी सी हिचकी लेके बात बताई। इसमें भला क्या गलती है? वो अपने भाई के साथ ही तो गई, आ जाएगी। स्वर ने हैरत से कहा। इसका भाई परी को भाई उससे दूर कर देगा। हाना ने बड़ा धमाका अब किया था। परी का मीर से क्या ताल्लुक? वो तो तुम्हारी दोस्त है, तुमसे दूर करेगा पगली। जवार मुस्कुराया। नहीं, वो परी को इसलिए ले गया है ताकि भैया परी से ना मिल सके। परी भैया की बीवी है इसलिए। हाना भी सूं सूं कर रही थी। सवार के सर पर तो सातों आसमान एक साथ गिरे थे। मैंने अफनान खान की बहन से निकाह किया था, इसीलिए मुझे नहीं बताया। और हाना की दोस्त प्रियाम ही अफनान खान की बहन है, इसीलिए मीर इन दोनों को अपने घर ले आया था। मगर मीर तो लड़की से दूर भागता है, और फिर ऐसा क्या हुआ कि मीर ने एकदम से अटकने वाली लड़की से निकाह कर लिया? कहीं मीर को ये बदला तो नहीं लेना चाहता? अब ये सारे राज तो मीर ही खोल सकता है। अच्छा, तुम क्यों रोए जा रही हो? प्रियाम अपनी मर्जी से ही अपने भाई के साथ गई थी, तुमने जबरदस्ती तो नहीं की थी। स्वर ने बेचैन होकर इसे रोने से मना किया। क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे कम से कम भैया को बताना चाहिए था कि प्रियाम अपने भाई के साथ चली गई है। हाना ने अपने रोने की वजह बताई। जो होना था वो हो चुका है, अब तुम प्लीज रोना बंद करो, कसम से चुड़ैल लग रही हो। जवार ने हाना के रोने पर रोकने के लिए इसे जुड़ाया। जवार, हाना ने चुड़ैल पर बगैर कोई रिएक्शन दिए आहिस्ता से बोली। जवार ने हैरत से हाना की तरफ देखा। मतलब बात अभी तक सीरियस ही है जो चुड़ैल पर भी कुछ नहीं बोला? बोलो क्या बात है? जवार बगैर सीरियस हुआ। अगर परी को ना आने दिया तो मैं क्या करूंगी, और इसके आने पर तुम क्या करोगी? सवार ने उल्टा सवाल किया। मैंने इससे ढेर सारी बातें करनी है और इसे छेड़ना है। हालांकि बच्चों वाली बात सुनकर जवार मुस्कुराया। यार तुम्हें अपने भैया को तो पता है ना, जो चीज़ इसकी होती है वो फिर इसके लिए हमेशा अपने कब्जे में ही रखता है। तुम्हारी दोस्त तो फिर इसकी बीवी है। सवार ने इसको समझाया। हाँ ये बात तो है। हाना ने सर हिलाया। सवार ने हाना के इतनी जल्दी बात समझने पर शुक्र अदा किया। अब तुम ये बात को छोड़ो और अपना हुलिया दुरुस्त करो। इस वक्त तुम चुड़ैलों को भी मात दे रही हो। मोबाइल में हाना की पिक्चर बनाते हुए छेड़ा। हाँ तो तुम कौन से प्रिंस चार्मिंग हो? बंदरों के भी बाप हो। हाना ने बदला लिया। इसीलिए तो बंदरिया पर दिलाया है, संगत का असर हो रहा था। तो तुम दफा हो जाओ मेरे रूम से। सदमे से चोट हानी ने तकिया खींच के मारा। अब तो ब्रेकफास्ट करके ही जाऊंगा, जल्दी से चेंज करके आओ। सवार मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर निकला क्योंकि इसके कहके की वजह से दूसरा तकिया फेंक कर मारा गया था। लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं है। बंदर जो है बेचारे को क्या पता तमीज किस बला का नाम है। पीछे से हानि बड़बड़ाई। गार्ड्स की अकलों को टिकाने लगाने के बाद मीर अपना हाथ चलाता हुआ अफनान खान के घर में दाखिल हुआ। ओह, यहाँ पर तो ब्रेकफास्ट हो रहा है। चलो मैं भी सही वक्त पर आया हूँ, टेंशन में ब्रेकफास्ट का टाइम ही नहीं मिला। मीर ने नजरें घुमाई तो सब लोग डाइनिंग हॉल में नजर आए तो मीर वहीं चला आया। मीर की आवाज़ से सबने बेयकीनी से इसे अपनी तरफ आते देखा। अफनान गुस्से से उठकर इसके सामने आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? ये मेरा घर है, कोई सराय नहीं जो मुंह उठा कर चले आते हो। अफनान ने सख्त लहजे में मीर का बोला जुमला फिर से दोहराया। घर के बाकी अफराद ने भी खाने से हाथ रोक लिए थे और खौफ से इन दोनों की तरफ देखने लगे। मीर को जवाब दिए बगैर साइड से होता हुआ अफनान खान की छोड़ी हुई जगह पर बैठा और अफनान समेत सब इसकी हिम्मत पर दंग रह गए। वो क्या है ना साले साहब, ससुराल में आने के लिए किसी से पूछा नहीं जाता, और मैं तो फिर इस घर का छोटा दामाद हूँ, इस लिहाज से मेरी अहमियत ज़्यादा होगी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने सासू माँ? मीर ने पानी का गिलास घुमाते हुए पहले अफनान को देखा, फिर इसकी अम्मी की तरफ नजरें गाड़ी। प्रियाम की अम्मी मीर की चुपती नजरों से डर कर इधर उधर देखने लगी। बहुत खुश फहमियाँ पाल रखी हैं तुमने। मीर की दामाद वाली बात पर अफनान ने तमस्करा उड़ाया। मीर सलार हैदर खुश फहमियाँ नहीं पालता, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो मिस्टर अफनान खान। मीर इसकी बात पर एकदम से खुर्राया। नहीं पालते होगे तो, मगर इस बार तो पाल चुके हो। वो बोलते हुए मीर के करीब आया। मेरी बीवी किधर है? मीर ने इसकी बेमतलब बात को इग्नोर किया। बहुत जल्द वो तुम्हारी बीवी नहीं रहेगी मीर सलार हैदर। अफनान खान मुस्कुराया, मगर अगले पल मुस्कुराहट फीकी हुई क्योंकि मीर ने शीशे के गिलास को जोर से दीवार पर मारा और खुद उठकर अफनान के गले को पकड़ चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अल्फाज कहने की? जानते हो मैं खामोश क्यों हूं? क्योंकि तुम लोग प्रियाम के घर वाले हो, वरना अब तक सबको कुत्तों के आगे डाल चुका होता। तुम लोग अगर जिंदा हो
तो मेरी बीवी की वजह से, वरना मैं अपनी फैमिली पर नजर रखने वालों को इस काबिल नहीं छोड़ता। मीर अब घुराया नहीं बल्कि ठाड़ा था और इसके माथे की रगें अब उभर चुकी थी। अफनान हलक घुटने की वजह से खांस रहा था जब वली उठकर मीर के पास आया, अपने चाचू को छुड़ाने की कोशिश की। तमीज़ी इंसान, छोड़ मेरे चाचू को, तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे। वली ने धक्के से मीर के हाथ पीछे किए। मीर ने गुस्से से वली की तरफ देखा और जोर से इसके टांग पर किक किया। तीनों खवातीन ने सिसकी को अपने मुंह में ही दबा लिया। बाकी मर्द हजरात उठकर मीर के पास आए। तुम कल के बच्चे मुझे बताओगे मुझे तमीज है या नहीं? तुम्हें तो मैं अपने एक हाथ से मसल कर रख दूं। चीज क्या हो तुम? मीर ने अफनान खान को धक्का दिया और खुद कराते हुए वली के पास बैठा। सबको अपनी तरफ आते देखकर मीर ने जेब से पिस्टल निकाली और इनकी तरफ घुमाया। तुम सब लोग मेरे सब्र को क्यों आजमा रहे हो? तुम लोग चाहते हो कि मैं इसमें से कोई कारनामा करूं? मीर ने पिस्टल पर हाथ फेरकर तंजिया नजरों से सबकी तरफ देखा। खवातीन की जान तो पिस्टल देखकर ही हवा हो गई थी और मर्द भी पीछे हो गए थे। तुम जितनी मर्जी गुंडागर्दी कर लो, हम अपनी बहन को तुम जैसे गुंडे के साथ नहीं भेजेंगे। अफनान खांसता हुआ बोला। ओके, अब गुंडागर्दी का है तो मैं असल में गुंडागर्दी करके बताता हूँ। वो क्या है ना, जो लोग मुझे जैसा समझते हैं फिर मैं उनके लिए वैसे ही बनना पड़ता है। मीर आराम से कुर्सी पर बैठा और सेलफोन पर किसी को नंबर डायल करने के बाद खामोशी से इन सबको देखने लगा जो हैरत से मीर की कार्रवाई देख रहे थे। हाँ दाद यार, एक काम करना है। नहीं नहीं, बड़ा काम नहीं है, बस इस्लामाबाद में मिस्टर अफनान खान के बेटे का एक्सीडेंट करवाना है। यार मारना नहीं है, फिलहाल सिर्फ डेमो देना है। ओके, 1 घंटे तक मुझे गुड न्यूज़, अफनान खान को बैड न्यूज़ मिल जानी चाहिए। मैंने कॉल पिक होने के बाद मुस्कुराते हुए दाद से बात की। मीर की बात सुनते ही अफनान की बीवी जल्दी से रोते हुए मीर के सामने आई। मैं बताती हूँ परियाम की तरह, बस मेरे बेटे को कुछ ना कहिए, मेरा बेटा मासूम है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए शाम तो अफनान को भी सूंघ गया था, लेकिन इसीलिए वो दीवार का सहारा लिया। मीर ने बेतासुर अंदाज में सर हिलाते हुए इसने सारा किस्सा ही बयान कर दिया और साथ ये भी बता दिया कि परी 2 दिन तक लंदन जाने वाली थी। फिलहाल वो ड्राइवर के साथ इस्लामाबाद के लिए निकली हुई है। लंदन वाली बात पे मीर ने खून खार नजर से अफनान को घूरा और उठकर इसके पास आया। शुक्र करो मेरी बीवी लंदन नहीं पहुंची, ना तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। आइंदा मेरी बीवी के करीब आने से पहले 100 बार सोचना। और वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि मीर सलार हैदर की बीवी है। मीर सलार हैदर अपनी बीवी के लिए पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। मीर ने इस बात से अफनान का मुंह दबोचा और फिर धक्का देकर बाहर की तरफ भागा। अभी इससे जल्दी से जल्द इस्लामाबाद के लिए निकलना था। बीवी और कितना सफर करवाओगी? पहले ही थकन से बुरा हाल है। मेरे बालों में हाथ फेरता हुआ गाड़ी की जानी बढ़ा। गेट पर गार्ड्स को कराता देकर मीर मुस्कुराया। तेरे बिछड़ने से कुछ और नहीं, बस मैं मर जाऊंगा। भी ने रास्ते में ही दाद को फोन करके इस्लामाबाद के लिए टिकट बुक करवाने को कहा था और अब वो व्हाइट विला की तरफ जा रहा था क्योंकि वो अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर जाना चाहता था। इसीलिए इसने अपनी गाड़ी व्हाइट विला की तरफ मोड़ दी थी। मीर को अब टेंशन नहीं थी कि मगर प्रियाम के लिए ज़रूर फिक्रमंद हो रहा था। ये फिक्र बस जल्दी खत्म होने वाली थी क्योंकि वो बहुत जल्द प्रियाम के पास पहुंचने वाला था। तंदे जब मीर को घर में दाखिल होते देखा तो शुक्र का सांस लिया क्योंकि वो अभी 2 मिनट पहले ही मिन्नतें करके जवार को घर से निकाल चुका था। जवार तो ढीठ बन के हाना के साथ नाश्ता करना चाहता था और दाद के कहने पर भी नहीं जा रहा था। तब दाद ने हाना के सामने हाथ जोड़े और जवार को जाने के लिए बोलने को कहा और हाना ने इस बार की अच्छी खासी दुर्गत बनाई और इसको घर से बाहर फेंका। मीर ने लाउंज पे सोफे पर बैठते हुए दाद को अपनी तरफ आने का इशारा किया। दाद तो मीर के हुक्म का गुलाम था, फौरन से पहले मीर के पास पहुंचा। मेरा पासपोर्ट वगैरह रेडी है और सारा सामान अपनी निगरानी में रखवा दिया है ना? मीर ने सवालिया अंदाज में पूछा। जी सर, सारा सामान रखवा दिया है। वो साहब, दाद कुछ कहते हुए रुका। हाँ बोलो दाद, क्या प्रॉब्लम है? मीर ने आबरू उठाया। वो मैं कह रहा था कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, दाद ने परेशानी से कह दिया था क्योंकि वो मीर को अकेले नहीं जाने देना चाहता था। दाद, पहले ही मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर एक गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहता। तुम व्हाइट विला में रहो और हाना के आसपास रहो। वो मेरी गुड़िया है, प्रियाम के बाद मैं इसे नहीं खोना चाहता, इसलिए तुम पर लाजिम है कि तुम मेरी गुड़िया की हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करो। मीर ने सॉफ्टली अंदाज में दाद को समझाया और खुद सोफे से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अभी मीर 2 कदम ही बढ़ा था कि हाना धप करके इसके सीने से लगी। भैया आप खाली हाथ आ गए, मेरे दोस्त को नहीं लाए? मीर ने सीने में मुंह देकर अफसोसदार आवाज में पूछा। हमारी दोस्त मेरे साथ आना नहीं चाहती थी और मैं जबरदस्ती नहीं करता। मीर की बात पर हाना नहीं बल्कि दाद ने भी हैरत से मीर की तरफ देखा। कम से कम इनके लिए ये बात तो शौक से कम नहीं थी कि मीर सलार हैदर अपनी मलकियत पर जबरदस्ती ना करे। वो तो चीजों के मामले में भी बड़ा पॉसेसिव रहा था और ये तो फिर इसकी बीवी के बारे में कहा है। भैया जबरदस्ती वाली बात आप इनसे करें,
जो आपको नहीं जानते। हमारे सामने तो इतनी शराफत वाली बात मत करें। हाना ने जोर से मुक्का मीर के सीने पर मारा। गुड़िया लड़कियों के मामले में मैं हमेशा से शरीफ रहा हूँ, इस बात पर तो शक ना करो। मीर ने सीना मसलते हुए कहा। बेचारे को ज्यादा ही जोर से लग गई थी। अब बात को घुमाए मत और मुझे सच बताएं कि मेरे दोस्त को क्यों नहीं लाया। हानी ने जिद्दी अंदाज अपनाया। मैं 2-3 दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, इसलिए दाद तुम अपनी निगरानी में गुड़िया को छोड़ने और लेने जाओगे। मीर ने पहले हाना को देखा और फिर दाद की तरफ देखकर बात को मुकम्मल किया। जब तक मेरी दोस्त नहीं आती मैं कॉलेज नहीं जाने वाली, सुन ले आप। हानी पाँव पटकती हुई सोफे पर बैठी। दाद तुम गुड़िया को उठाकर गाड़ी में पटक देना और सीधा कॉलेज के सामने जाके रोकना। पता नहीं पढ़ते हुए कौन सी मौत पड़ती है इसको। मीर कहते ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, मगर हाना अगली बात पर रुकना पड़ा। भैयो, आपकी बीवी को पढ़ाई के लिए मुझसे भी ज्यादा मौत पड़ती है, इसीलिए महीने में आधे दिन तक छुट्टियां करती है। हानी मीर की शक्ल देखकर खिलखिलाई, जिसकी शक्ल हानी की बात सुन के अजीब अंदाज में बिगड़ी। पहले बहन को सुधार लूं, फिर बीवी को भी सुधार लूंगा। मीर ने गड़बड़ा कर बात बनाई। भैयो, जिस दिन आप प्रियाम को पढ़ाई के लिए मना लेंगे ना, इस दिन से हाना हैदर भी पढ़ना स्टार्ट कर देगी। ये बात बजाते खुद हाना हैदर कह रही है। हाना ने हंसते हुए अपने कंधों से इन देखी गर्द झाड़ी। इस बात पे हंसी तो करमदाद की भी निकल गई। करमदाद, जो मैंने कहा है इस पर अमल करना। मेरे से जब कोई बात ना बन पाई तो मैं उसने सख्ती से कहता हुआ अपने रूम में चला गया। दाद, मुझे पता था इस बात के बाद भैया की बोलती ही बंद हो जाएगी। आखिर को मुझे अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा है, वो पढ़ाई को लेकर कभी सीरियस नहीं हो सकती। हालांकि तेज खिलखिलाती हुई आवाज मीर के कानों तक जरूर पहुंची थी और मीर ने खुद से अहद किया था कि कुछ भी हो जाए वो प्रियाम को जरूर पढ़ाएगा, और यह अहद मीर पर कितना भारी पड़ने वाला है ये तो फिर वक्त ही बताएगा। परवीन, जल्दी से नाश्ता तैयार करवाओ और बाकी सबको सफाई का बोलो। हवेली को दुल्हन की तरह सजा दो। खैर से इतने सालों बाद हवेली में मेरा पुत का दीदार किया है। शबाना चची ने राउंड से गुजरते हुए अम्मा जान की आवाज़ सुनी, तब भागकर इनके पास पहुंची। भाभी अम्मा, खुदा का नाम ले, कैसे गला फाड़ फाड़ कर बोल रही है। ये तो ध्यान रखे कि आप एक दिन की मरीजा हैं। एक दिन की मरीजा ऐसे तो नहीं बोलती जैसे आप भाई साहब की तरह अपना स्पीकर फाड़ रही हैं। ये तो शुक्र है मैंने सुन लिया, अगर आपकी ये दबंग आवाज़ भाई साहब सुनते तो ज़रूर बेहोश हो जाते। और डॉक्टर ने भी ये जो मोटी ड्रेसिंग की है ना, इसका ख्याल ही कर ले। परवीन को बाहर जाने का इशारा करके शबाना चची ने एक ही सांस में सब कुछ बोल डाला। आय हाय शबाना, मैं तो भूल ही गई, मैं एक दिन की मरीजा हूँ। सड़क की पट्टी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। शुक्र है जिस तरह घर पर नहीं गया, वरना मैं तो सुबह सुबह भाग भाग कर इनके लिए चाय ले आती और मेरा पोल ही खुल जाना था। अम्मा जान ने नाक से उंगली रखी। चल अब इस बात का ध्यान रखे, वरना हमारी एक्टिंग अगर नाकाम हुई ना तो फिर भाई साहब और मीर पुत की एक्टिंग स्टार्ट होगी, और दोनों ही बहुत बुरे एक्टर हैं। चची ने तो बकायदा अम्मा का डराया। अल्लाह ना करे हमारी एक्टिंग नाकाम हो। तुम अपने मुँह से अच्छे अच्छे अल्फाज निकालो। अम्मा जान ने दहल कर हाथ अपने दिल पर ही रख लिया। ओके भाभी अम्मा, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, कहीं कोई सुन ही ना ले। चची ऐसा से बोलकर मुड़ी थी। शिबाना, अपनी निगरानी में मेरे पुत के लिए नाश्ता तैयार करवाना। तुमने अम्मा ने इसको जाते देकर हदायत दी। क्या मतलब भाभी अम्मा? मीर पुत आपसे मिलकर नहीं गए? फासल तो कह रहे थे कि वो सुबह सवेरे ही गाड़ी लेकर निकल गया। चची हैरत से मुड़ी। इसे लगा मीर अम्मा जान से मिलकर तो शहर के लिए निकला होगा। क्या? मीर पुत हवेली से आने के बाद इतनी जल्दी चला गया? ये सब तुम्हारे भाईजान के काम है। अगर वो फार्म हाउस ना रहते तो मीर पुत हवेली से ना जाता। अम्मा जान रोने वाली हो गई। भाभी अम्मा, अगर मीर पुत भाई साहब की वजह से जाता तो वो रात को ही चला जाता। शायद इसको काम की वजह से जाना पड़ गया हो। आखिर लड़का बड़ा बिजनेसमैन है। शबाना चची ने अम्मा को तसल्ली दी। हाँ, तेरी ये बात भी सही है। चलो मामा से कहो फ़ोन करके पता कर ले। अम्मा जान को अभी चची की बात सुन के तसल्ली हुई। ठीक है, मैं कह देती हूँ, मगर खुदा का वास्ता है अब आप मरीज बनकर लेटी रहें। शबाना चची ने हाथ जोड़े। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा बच्चों की तरह दड़ंगे लगाती फिर रही हूँ। ये जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। हर वक्त मरीजों को तंग मत किया करो। अम्मा जान कहते हुए बिस्तर पर लेट गए। वाह वाह भाई अम्मा, भाभी अम्मा को तो कोई एक्टिंग करना आपसे सीखे। हर मिनट में बयान और एक्सप्रेशन बदलती है। शबाना चाची अम्मा जान की एक्टिंग पर अश अश करती हुई बाहर की तरफ बढ़ी। हाय अल्लाह, अगर मेरे सही को पता चल गया ये सब जो हुआ एक ड्रामा था तो पता नहीं क्या करेंगे। परेशान भी तो बहुत होंगे, इसीलिए तो मेरे पास भी नहीं आए। छोड़ो, मेरे पास भी नाराज़ होने का एक बहाना आ गया है। पीछे से अम्मा जान परेशानी से बड़बड़ाई। क्यों ना देखो जाना हमारी तरफ, इश्क बढ़ जाएगा, सर चढ़ जाएगा। मीर 2 घंटों में इस्लामाबाद पहुंच चुका था और अब अपने बंदे के साथ अफनान खान के इस्लामाबाद वाले घर की तरफ गामजन था। मीर को अफनान खान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए इसके बेटे को अपने बंदों से कहकर अपने कब्जे में कर चुका था, ताकि वह फिर से कोई चालाकी ना कर सके। वो जल्द से जल्द प्रियाम के पास पहुंचना चाहता था। ओहो, सवार ठीक कहता था, जब प्यार होगा तो ही पता चलेगा
प्यार में कितना तड़पना पड़ता है, प्यार के बगैर ही अच्छा था, अब ये प्यार तो नुकसान पे नुकसान करवाएगा। कितनी देर में पहुंचेंगे रशीद? मीर ने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखकर बेचैनी से पूछा। बस सर 10 मिनट में मंजिल पर होंगे, रशीद ने ताबियादारी से जवाब दिया। स्पीड तेज करो और 10 मिनट को 5 मिनट में चेंज कर दो। मीर ने माथा मसला। ओके सर। रशीद एकदम से स्पीड तेज की। 5 मिनट के बाद मीर अफनान खान के घर के सामने था। गार्ड ने मीर को देखते ही गेट खोल दिया था। अच्छी ट्रेनिंग दी है, वरना ख्वामा ही अपने हाथ को तकलीफ देता। मीर गार्ड के पास रुका। गार्ड मीर का सट लहजा सुनकर 2 कदम और पीछे हटा। मीर गार्ड को वहीं छोड़ के अंदर की तरफ बढ़ा, क्योंकि जिसकी वजह से वो बेचैन था, पहले इससे तो ज्यादा मुलाकात जरूरी थी। हाँ, घर तो खासा शानदार बनवाया है। मीर घर को चारों तरफ से देखता हुआ लॉन्च में एंटर हुआ और सामने ही वह दुश्मन जान बैठी हुई नजर आई, जिसके लिए वह दुनिया को ठोकर में रखे हुए था, जो मीर सलार हैदर को उंगली के इशारे पर नचा सकती है। खैर, अभी नचाया तो नहीं है, बेचारी को मालूम ही जो नहीं है कि वो मीर सलार हैदर की जान अपनी मुट्ठी में लिए फिरती है। अगर जो मालूम हो जाए तो एक एक लड़की को पकड़ के बताए कि ये शानदार शख्स मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज रखता है। मेरे लिए मीर ने तुम सब लड़कियों को ठुकरा दिया है। बस बात तो वही है ना, जो ये किस बस इस नादान लड़की को ही मालूम नहीं है। मगर वो इन सब बातों से बेनियाज, मीर की हद से बढ़ती बेचैनी से बेनियाज सोफे पर टेक लगाकर फ्रूट्स खाने में मसरूफ थी, और खा ऐसे रही थी जैसे ये दुनिया के आखिरी फ्रूट्स हों, और इसके बाद फ्रूट्स तो खत्म ही हो जाएंगे, इसलिए वो आज इनको खत्म करके ही रहेगी। मीर परियाम को इस तरह से खाते देखकर मुस्कुराया जैसे ही परियाम की बेवकूफ़ी याद आई, तो चेहरे पर मुस्कुराहट की बजाय गुस्से ने डेरा जमा लिया। मीर ने गुस्से से प्रियाम की तरफ कदम बढ़ाया और टेबल से एक सेब उठा के परी के बिल्कुल पास सोफे पर बैठा। परी ने बेध्यानी से मीर की तरफ देखा, मगर जब सोच के पर्दों से काम करना शुरू किया तो छलांग मार के सोफे से खड़ी हुई और हल्की सी चीख भी निकल गई। आप हलक से फ्रूट निकलना मुश्किल हुआ। हाँ मैं, मीर ने चबा चबा कर कहा। हाथ बढ़ाकर परी को पकड़ने के बाद इसको अपनी गोद में बिठाया और इसके गिर्द अपने मजबूत बाजुओं से शिकंजा बनाया। आप गुंडे की तरह घर में घुसे हैं ना? मीर के बाजुओं से निकलने की कोशिश करते हुए बेयकीनी से पूछा, मगर मीर के मजबूत बाजुओं से निकलना परी जैसी मासूम जान के लिए आसान नहीं था। यार, गुंडा हो तो गुंडों की तरह घुसूंगा, अगर शरीफ आदमी होता तो जरूर शरीफों वाला तरीका अपनाता। परी की गुंडे वाली बात सुनकर मजीद मीर ने तंजिया जवाब दिया। आप छोड़े मुझे। जब कोशिश करने पर मीर के बाजुओं से नहीं निकल सकी तो रुहासी हुई। तुम्हें तो अपने मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, मगर पहले मुझे ये बताओ कि मेरे मना करने के बावजूद इस कमीने के साथ क्यों गई थी? मीर ने बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वो मेरा भाई है। मीर के गाली देने पर नाराजगी से इसी की तरफ देखा। मेरी बीवी बनने का बाद तुम्हारे सारे रिश्ते मुझसे बनते हैं, और ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। अगर दोबारा मेरे सामने इस कमीने का नाम लिया तो इसको तुम्हारे सामने खत्म कर दूंगा, और आइंदा गलती से भी किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। इसलिए मेरी ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में नक्श कर लो। मीर को परी की बात पर एकदम से गुस्सा आया, इसलिए वो परी की हालत देखे बगैर ही बोले गया। परी तो इसकी बात सुन के ही वहशत ज़्यादा हो गई। आप गुंडे हैं? रोते हुए कहा गया। हाँ मैं गुंडा हूँ, इसीलिए आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर तुम घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगी, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मीर ने एकदम से परी का मुंह दबोचा। मुझे नहीं रहना। परी के बाकी के अल्फाज मुंह में ही दब गए थे, क्योंकि मीर इसके होंठों को अपने कब्जे में कर चुका था और बड़ी ही बेरहमी से इसके होंठों को नोच रहा था। परी ने दर्द की शिद्दत से मीर के सीने पर मुक्के मारे, मगर मीर इसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक इसको अपने मुंह में परी के होंठों का खून नहीं घुलता हुआ महसूस होगा। आज पहली बार मेरे साथ ना रहने की बात की है, दूसरी बार ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मीर सलार हैदर की डिक्शनरी में दूसरी गलती की माफ़ी नहीं सज़ा है, और मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारी छोटी सी जान को सज़ा दूं, इसलिए आइंदा मोहतात रहना। मीर ने परी के माथे के साथ अपना माथा टच किया। मीर अभी अपनी शिद्दत परी पर वाज़ह नहीं करना चाहता था, क्योंकि फ़िलहाल वो अपने घर वालों को बातों के असर में थी। परी इसकी बातें सुनकर काँप रही थी, मगर कुछ भी कहने की गलती नहीं की। अब उठ भी जाओ यार, मेरी टांगें सो चुकी हैं। मीर ने परी के कामते वजूद को जानबूझकर अंदाज किया और खुशगवार अंदाज में बोला। परी मीर की बात सुनकर झटके से इसकी गोद से निकली। यार बहुत प्यास लगी है, मगर दुश्मन के घर में पानी भी नहीं पी सकता, तो क्या तुम एक बार फिर से मेरी प्यास बुझा सकती हो? मीर ने मायनी खेजी से बोला और इसके सामने खड़ा हुआ। परी ने मीर की बात सुनकर जल्दी से अपने होंठों पर हाथ रख लिया था, मगर बोली कुछ नहीं।
चलो क्या याद करोगी, मेरी प्यास तुम पर उधार हो गई। मगर ये भी याद रखना, मीर बहुत अच्छे तरीके से अपना कर्ज लेना जानता है, और वो भी सूद समेत। मीर इस पर तरस खाता हुआ बाहर की जानी बढ़ा। परी ने इसको बाहर जाते देखा तो शुक्र का कलमा पड़ा। मीर दरवाजे के पास जाकर रुका और मुड़कर परी को देखा, जो आंखें बंद करके लंबी सांसें ले रही थी। 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से गाड़ी में आओ। मीर की आवाज पर परी ने पट से आंखें खोली। पता नहीं क्या समझी थी है इसको, छोड़ना मेरे लिए इतना आसान है। मीर ने सर झटक कर सोचा, तेरे होने से ही तो मैं हूं। जवार ऑफिस से वापसी पर हाना की वजह से घर की बजाय व्हाइट विला चलाया था। इसका पूरा दिन भी टेंशन में गुजरा था। हाना किस हाल में होगी मगर बेचारे को मालूम नहीं था। हाना वो पटाखा है जो दूसरों को फोड़ने में ही मसरूफ रहती है, खुद तो बमुश्किल आधे घंटे तक ही अफसरदा रह जाएगी तो बड़ी बात है। जवार ने मीर का दांत से पहले ही पता करवा लिया था, अब इसकी मौजूदगी में थोड़ी ना जा सकता था। मीर वैसे ही अपने घर में कम ही किसी को आने देता था, अब तो फिर मामला दूसरा था। मीर का 2-3 दिन इस्लामाबाद में रहने वाली खबर सुन के ही जवार की बाँचें ही बंद नहीं हो रही थी, इसलिए तो ऑफिस से वापसी पर हाना से मिलने के लिए चला आया था। हाना लॉन में बैठी मोबाइल यूज़ कर रही थी जब जवार को घर के अंदर दाखिल होते देखकर इसके पास आई। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाना की मशकूक नजरें जवार को अपने जिस्म पर गड़ती हुई महसूस हुई। मजाल है जो स्टूडेंट, मेरा मतलब हाना हैदर, कभी मेरे आने पर शर्माती घबराती हुई मेरे पास आए और सलाम करे, फिर चाय पानी का पूछे। मेरा ये ख्वाब तो सपना ही बन के रह गया। हकीकत में तो हाना हैदर से ऐसी उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। वो मैंने सोचा कि तुम्हारी तबीयत का ही पूछता जाऊं। सवार ने असल बात बताई। तुम्हारे साथ आंख में चोली खेलने आया हूँ। हद है यार, किस तरह का खबीस सा सवाल पूछा है मेरी दिलरुबा ने। क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? हाना ने पहले खुद को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जवार को देखकर बोली, तुम्हारी तबीयत को क्या हो सकता है? मेरा ही दिमाग खराब है जो हर वक्त तुम्हें सवाल किए रखता हूँ। वो सुबह थोड़ी खराब थी तो मैंने सोचा अब फिर से पूछता जाऊं। सवार ने मस्कीन सी शक्ल बनाई। तुम्हारा मतलब है मैं पूरा दिन वैसे ही रहती? अरे सुबह गई बात गई, मैं तो पूरा दिन अफसोदा और रोते हुए नहीं रह सकती। वो सुबह की बात थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम अपनी शोधी सी शक्ल लेकर चलते बनो। हाना ने अपनी मर्जी से कहावत चेंज की और फिर जवार को दरवाजे से ही जाने का इशारा किया। हाँ हाँ, मैं कैसे भूल गया कि तुम चुड़ैल हो जिसका मिजाज बदलता ही रहता है। थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, प्यास लगी है मुझे। होंठों पर जुबान फेरते हुए मासूम से शक्ल भी नहीं। बेचारी को थोड़ी देर रुकने का जवाब भी तो चाहिए था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम यही रुको, मैं 1 मिनट में बुआ को पानी देकर भेजती हूँ। हाना ने शरारती नजर से जवार को देखा जो अपने बोंगे से बहाने को कोस रहा था। वो मैं सोच रहा था कि डिनर भी करता है हुआ जाऊं। हाना को मंजर से गायब होते देखकर जल्दी से बोला, और आपकी ये सोच मैं भैया को कॉल करके बता दूं? हाना ने मुड़कर तंजी अल्फाज में पूछा। मुझे अपनी लव स्टोरी में विलन की जरूरत नहीं है। खैर से मेरे महबूब विलन से बढ़कर है। खुदा का खौफ करो यार, वो मुझे इस्लामाबाद में ही बैठे बैठे गोली से उड़ा देगा। सवार ने हाथ जोड़े। भैयू के सामने तो भीखे बिल्ले बन जाते हो। हाना ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सामने कौन सा शेर बन जाता हूँ, वैसे भी भीखा बिल्ला ही रहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अपनी ही सोच पर कहा गया। मैं घर जाके डिनर कर लूंगा। मुंह बनाते हुए गाड़ी की तरफ मुड़ा। फिर मैं अकेली डिनर करूंगी? मासूमियत से आंखें टपटपाई। मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए। 32 के 32 दांत बाहर निकल आए। बुआ अगर डिनर रेडी है तो टेबल पर लगा दे। हाना ने किचन की तरफ देखकर आवाज लगाई और जवार को सोफे पर बैठने का इशारा करके खुद इसके सामने बैठी। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि मीर ने हमारी नाक तले तुम्हारे दोस्त से निकाह कर लिया और हमें पता ही नहीं चला। जवार ने मुस्कुराते हुए हाना की तरफ देखा। बकौल दांत के निकाह का एक गवाह जवार अफनंदी भी था। हाना ने तीखे चुनूतों से जवार को घूरा और जवार बेचारा वैसे ही घबरा गया। हाँ तो निकाह की दुल्हन तुम्हारी ही बेस्ट फ्रेंड थी। जवार ने खुलकर अपने दिफा की कोशिश की। मेरी दोस्त बहुत मासूम है और भैया ने जरूर मेरी दोस्त को डराया होगा। हाना ने कमजोर सी दलील पेश की। तो मुझे कौन सा तुम्हारे भाई ने बख्श दिया था? सवार मीर की धमकियां याद करता हुआ बिगड़ा। मुझसे प्यार कौन करता है और लंबे चौड़े वादे किसने किए हैं? हाना ने एकदम से लहजा बदला। यार वो तो मैं करता हूँ मगर तुम्हारे भाई के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। इस बंद बोलती के साथ मेरे सामने से दफा हो जाओ और घर जाकर डिनर कर लेना, नथ ने फुलाकर कहा गया। यार कसम से माफ कर दो, आइंदा कोई भी बात हुई तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। हमारे प्यार की कसम,
सवार की हाथ जोड़ने वाली कसर बाकी रह गई थी। जानता था अब मनाए बगैर चला गया तो महीना बोलचाल बंद रहेगी और जवार ऐसा मर कर भी नहीं चा सकता था। हाँ हाँ, प्यार की कसम खाओ ताकि वही ना रहे। हाना ने नजरों से जवार को भस्म करने की कोशिश की। तो यार तुम बताओ किस तरह से यकीन दिलाऊं? सवार की तो आज शामत आई हुई थी। तुम्हारी हर ऐप का पासवर्ड मेरे नाम से होना चाहिए, सुनो, डिजिटल यकीन, यहाँ तक कि लॉकर का भी। हाना ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। सीधा कहो ना कि कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। मुंह बनाया गया। तुम अभी के अभी दफा हो जाओ। हाना जवार की बात सुन के गुर्राई। नहीं यार, मैं कह रहा हूँ कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। चुड़ैल से कोई पंगा ले सकता है? सवार ने जल्दी से कहा। मुबादा घाट को ही ना बुलवाकर बाहर निकाल दे। इन्ना भी कोई सोना किमें हो सकता है जितना सोना लगता है मीनू तो। होटल में आने के बाद मीर तो फ्रेश होने चला गया, मगर परी अभी तक मीर से डरी हुई थी, इसलिए सोफे पर सुकड़ कर बैठी थी। मीर फ्रेश होने के बाद गले में तौलिया डाले सिर्फ ट्राउजर में ही वॉशरूम से बरामदा हुआ तो मगर प्रियाम को सोफे पर इस तरह बैठे देखकर मुस्कुराया। प्रियाम, ये जरा शर्ट पकड़ाना, मीर ने शरारती आवाज में पुकारा। मीर की आवाज पर परी ने झटके से सर उठाया, मगर जल्द ही सर झुका लिया, क्योंकि मीर को इस तरह से देखना इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। और वैसे भी ये सब पहली दफा हो रहा था, इसलिए परी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। तो पहले अब शर्ट तो पहले, फिर मैं ठा के देती हूँ। आंखों पर छोटे छोटे हाथ रखकर कहा गया। बीवी, जो शर्ट आप उठा के देंगी वही तो पहनूंगा। आप दो दो शर्ट्स तो पहने जरा। मैं इसकी हालत देखकर मुस्कुराया जा रहा था। आप दूसरी शर्ट क, 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 करें, मैं उठा के देती हूँ। उंगली के झुकों को देखकर कहा गया। अगर परी मैडम के पास अकल होती तो जरूर कहती, 3 कदम के फासले पे तो शर्ट नहीं उठाई जा सकती। फिर वही बात, अगर परी के पास थोड़ा सा दिमाग होता तो ना ये सब ओके कर लिया। दूसरी तरफ चेहरा ड्रेसिंग की तरफ मुंह करके मीर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया, क्योंकि इसमें पूरा कमरा ही दिखाई दे रहा था। मीर परी को शर्ट उठा के अपनी तरफ आते देख रहा था, जो सोच सोच के इसी की तरफ आ रही थी। शर्ट देने के लिए हाथ बढ़ाया गया, मगर मीर ने पीछे मुड़कर इसका हाथ पकड़ा और इसको अपनी बाहों में उठा लिया। परी की हल्की सी चीख निकली। गंदे, छोड़े मुझे। परी ने दोबारा से चुन्ने मुन्ने हाथ अपने चेहरे पर रखे। बीवी, तुम इस तरह की हरकतें करके मुझे बेईमान कर रही हो। मीर का इशारा इसके शर्माने की तरफ था। पता है मेरा दिल क्या कर रहा है? अगर हम यहाँ से ही हनीमून पर चले जाते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरी लब को दांतों में दबाए हुए परी के वजूद को अपनी बाहों में उठाए बेड की तरफ बढ़ा। छी, मैं ऐसे कैसे हनीमून पर जा सकती हूँ? मीर की हनीमून वाली बात पर परी ने जल्दी से चेहरे से हाथ हटाए। क्या मतलब? ऐसे क्यों नहीं जा सकती तुम? मीर इसकी बात पर हैरान हुआ और इसको आहिस्ता से बेड पर लेटाया। अभी मेरी शादी थोड़ी ना हुई है, अभी मेरी माइयों होनी, फिर मेहंदी, बारात, फिर वलीमा। परी पुरजोश होकर उठ बैठी और उंगलियों पर एक एक करके रस्म गिनवाने लगी। क्या ये सब फजूल रस्में होती हैं? शादी के लिए अहम निकाह होता है, जो कि हमारा हो चुका है। मीर बगैर शर्ट के बेड पर लेट गया था और परी को भी खींचकर अपने बाजुओं पर लेटाया। परी का दूसरी बात की वजह से इस पर ध्यान नहीं गया था। क्यों फजूल होती है? मैंने हर फंक्शन के लिए अलग अलग प्यारे से ड्रेस बनवाने हैं और इनको पहनना भी है। परी जोश में से फिर से इसके बाजू से निकल कर उठ बैठी। बीवी, ड्रेस तो वैसे ही ले दूंगा और इनके लिए ये फजूल के झंझट लाजमी ही करने हैं। मीर ने इसके उठ पर बैठने पर मन बंधवा हुआ, मगर फिर से खींचकर अपने बाजुओं पर लेटाया। मगर वो मैं ड्रेस दूसरों को थोड़ी दिखा सकूंगी। वैसे भी हनीमून इन सारी रस्मों के बाद होता है। परी तशवीश में मीर के बाजू से निकली। मीर ने इसके उठने पर बमुश्किल ही गुस्सा जब्त किया। और ये खुराफात तुम्हारे दिमाग में हाना ने डाली है? मीर ने इसके चेहरे को फोकस करके पूछा। हाँ, ये सब तो मैंने नावल में पढ़ा है। परी ने मुस्कुराकर मीर के मालूमात में इजाफा किया। अब ये क्या बला है? मीर ने हैरत से नावल के बारे में पूछा। इसमें ना स्टोरी होती है, जब आपको नींद आ रही हो तो नावल के 2 पेज पढ़ लो, आपको खुद ब खुद ही नींद आने लगती है। परी ने जोर से मीर के सीने पर हाथ मारा, मगर शर्ट ना होने की वजह से तेज आवाज भरी। मीर को तो महसूस ही नहीं हुआ, मगर परी ने आवाज पर डरकर मीर की तरफ देखा और जल्दी से जगह को मसलने लगी। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? परी ने जब मीर के चेहरे पर दर्द भरे तासुरात देखे तो रूहानसी होकर पूछा। बहुत ज्यादा हो रहा है, बल्कि दर्द यहाँ तक पहुंचा है। मीर ने दिल की तरफ इशारा किया। अब क्या करूं? परी रोने वाली हुई। तुम ना बस एक काम करो, यहाँ पर एक किस कर दो। मीर ने बेचारी सी शक्ल बनाकर दिल पर हाथ रखा।
किस करने से दर्द खत्म हो जाएगा? दर्द को खत्म करने का इलाज सुन के जल्दी से पूछा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, देर ना करो, दर्द बढ़ रहा है। मीर ने एक्टिंग करने की नाकाम सी कोशिश की। आखिर को बेटा माँ जान का ही था। पर ने हड़बड़ाकर जल्दी से अपने होंठ मीर के दिल पर रखे और मीर को लगा जैसे किसी ने ठंडक इसके दिल में उतार दी हो। आह, इश्क बला ही ऐसी है, जिसको लग जाए तो फिर नकारा करके ही छोड़ती है। दर्द कम हुआ? परी ने होंठ हटाकर मीर के चेहरे की तरफ देखा। बेचारी बहुत ही मासूम है। चलो कोई ना, अब पटाखे की संगत में रहती है तो छोटी मोटी पटाखे तो बन ही जाएगी। हाँ, कुछ कम हुआ बस। अब तुम यहाँ पर आओ। मीर ने अपने बाजुओं की तरफ इशारा किया। परी भी जल्दी से इसके बाजुओं में खिसकी। प्रियाम। मीर ने दोनों पर इल्हाफ डालते हुए परी को पुकारा। जी। परी अभी भी खौफ में थी। तुम्हें गांव कैसा लगता है? मीर ने करवट बदलकर दूसरा बाजू इस पर रखा, जैसे प्रियाम को खुद में बीच लेना चाहता हो। प्रियाम गांव का नाम सुनकर पुरजोश हुई और जब मीर के सर पर फोन की रिंग बजी। इस वक्त किस मुसीबत पड़ गई है? मीर ने बड़बड़ाते हुए सेल फोन उठाया। दाद का नंबर देखकर जल्दी से कॉल पिक की। हाँ बोलो दाद, कोई मसला है क्या? मीर जल्दी से बोला। क्या आज ही निकलना है? तुम भी साथ चलोगे? ओके मैं आता हूँ। नहीं नहीं, इस बार मैं वहाँ आके बात करता हूँ। मीर ने कॉल बंद करके प्रियाम की तरफ देखा। चलो उठो, हमें अभी निकलना होगा। मीर उजलत में बेड से उतरा। मगर मैंने अभी नहीं बताया कि मुझे गाँव कैसा लगता है। परी बेड पर लामलेट हुई। बीवी बाद में कभी बता लेना, बल्कि रास्ते में बताती जाना, बट फिलहाल के लिए उठकर अपनी तैयारी करो। मीर ने परी के बाजुओं से पकड़कर इसे खड़ा किया। यूं ही रंजिशों में गुजर गए, कभी वो खफा, कभी हम खफा। क्या हुआ क्या हुआ? सब मेरे कमरे में क्यों घुस आए हैं? कुछ तो शर्म करो, हया करो तुम लोग। अम्मा जान शाम को अपने रूम में लेटी तस्बीह पढ़ रही थी जब चचिस मामा और रुमैसा और बाजर एक साथ इनके रूम में आए। सादा कुछ नहीं हुआ बड़ी अम्मा, बस बाहर आपका शेर आ गया है। बादल जल्दी से इनके करीब बैठकर बाजू दबाने लगा और शहबाज हैदर के आने का बताया। ये कोई अनोखी बात तो नहीं है, वो रोज ही आते हैं। अम्मा जान ने हैरानी से इन सबको देखा। ओहो भाभी अम्मा, वो रोज आते हैं, मगर आपको चोट पहली बार लगी है। अगर हम लोग इनकी महबूब बीवी को इस हालत में अकेला छोड़कर अपने काम करें तो आपके साई ने हमारा तड़ापा चाड़ देना है। चची ने अपने सर पर हाथ मार के अम्मा जान को समझाया। हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बाजल पुत्र जल्दी से मुझे लिटाओ और तुम दोनों इधर आओ, आके मेरी टांगे दबाओ। अम्मा जान जल्दी से बेड पर लेटी और फिर समामा और मैसा को हुक्म दिया। वो दोनों भी भागकर बेड पर चढ़ी और अम्मा जान की टांगे दबाने लगी। शेर के कदमों की आवाज़ नजदीक आ रही है, इसलिए जितना सीरियस हो सके हो जाओ। चाची कदमों की आवाज़ पर आहिस्ते आहिस्ते से बोलते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। शहबाज हैदर ने थके हुए अंदाज में दरवाज़ा खोला, मगर सबको अंदर विराजमान देखकर हैरत से सबको देखा। इन सब ने भी चौंकने की एक्टिंग की। अम्मा जान ने तो आंखें खोलने की देखने की जहमत ही नहीं की। जाओ तुम सब लोग यहाँ से और डिनर रेडी करवाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। शहबाज ने खुश्क लहजे में सबको बाहर जाने का इशारा किया। वो बेचारे वैसे ही डर के मारे बैठे हुए थे। आज़ादी का परवाना मिलते ही झट से खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ बढ़े। अल्लाह माफ़ करे, चारों ने अम्मा जान के इशारों को जानबूझकर ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे रास्ते में पड़े हुए फटे नोट को किया जाता है, जिसमें वो सबको थोड़ी देर के लिए रुकने का कह रही थी। सबके निकलने के बाद मीर शहबाज ने अपना सूट लिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गए। हाय, ये तो मुझे बोल ही नहीं रहे, अब क्या करूं? खुद से ही बोल लेती हूँ, भला इनसे बोले बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ? हाँ नहीं, ये मशवरे और अमल तो कर लिया, मगर अब अफसोस हो रहा है, कहीं इनको पता चल जाए तो। हम सबने मिलकर एक्टिंग की है तो हमारा क्या करेंगे? उससे में तो वैसे ही सब कुछ इनको भूल जाता है। मैं खुद ही बोलने में पहल कर दूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। अम्मा जान की सोचों को ब्रेक शहबाज हैदर की आवाज़ पर लगा। क्या हुआ बेगम, दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? पापा जान वॉशरूम से बाहर निकले तो अम्मा जान को छत तकते हुए देखकर परेशान हुए। 5 मिनट बाद अम्मा जान की वही पोजीशन में कोई फर्क ना देखकर इनके पास आकर बैठे। नहीं, चोट तो ज़्यादा नहीं है, मगर आपके रवैये की वजह से ज़्यादा दर्द हो रहा है। अम्मा जान थोड़ी इमोशनल हुई। मेरे रवैये को क्या हुआ? बाबा साई ने अम्मा को तकिए के सहारे बिठाया। आप कल से मेरे पास नहीं आए, जानते भी हैं कि मैं कल से तकलीफ में थी। अम्मा जान ने नकाहत सादा आवाज़ में निकाली। और आप जानती हैं मैं कल से कितनी तकलीफ में हूँ? आपके दूर रहने वाले अल्फाज अभी भी मुझे चुभ रहे हैं। बाबा साई ने भी पट्टी पर हाथ फेरा। हाँ तो आप दोनों भी पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसी तकलीफ दिए जा रहे हैं। मेरे लिए आप दोनों अहम हैं। अम्मा जान ने जज्बत होकर बाबा साई का हाथ अपने सर से हटाया। अब तो आपका बेटा आ गया है, अब आपको तो खुश हो जाना चाहिए। बाबा साई ने मुस्कुराकर इनका हाथ पकड़ा। मैं खुश तब होंगी ना जब आप दोनों एक साथ मेरे सामने खड़े होंगे। कहाँ है वरना लायक?
ہم ابھی آپ کو خوش کر دیتے ہیں۔ بابا صاحب بیڈ پر کھڑے ہوئے۔ پہلے مجھے کچھ کھلا دے، بہت بھوک لگی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اما جان نے جلدی سے پیٹ پر ہاتھ پھیرا کہ بات بدلی، میر کے جانے کا سن کر پھر سے ہی غصہ نہ ہو جائے۔ میں بھی آپ کے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ بابا صاحب باہر کی جانب بڑھے۔ آپ بھی میرے ساتھ ہی کھائیے گا۔ اما جان نے شرمانے کی ایکٹنگ کی کیونکہ ڈنر ٹیبل پر میر کو نہ پا کر بابا صاحب کو پتہ چل جانا تھا۔ جیسے ہماری بیگم کی مرضی، بابا صاحب تو خوش ہو کر باہر نکلے۔ اما جان نے گہری سانس لے کے نہ ادھر پسینہ صاف کیا۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، ہمیں بتائیے گا یہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ فی امان اللہ۔